तो हेलो, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। चलिए, आज हम लेके आए हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9, जो कि है व्रत। देखो, इस चैप्टर में क्या होगा, ये देखो वीडियो होने वाला है एक इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो का मतलब क्या है, देखो आप इस वीडियो में क्लास 6, 7, 8 का जितना भी बेसिक व्रत था ना, वो आप मात्र 20-25 मिनट में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम व्रत का एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ठीक है, लेकिन ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक आएगा तभी आपको सर्कल समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है व्रत। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ना बचपन से एक मिसकंसेप्शन होता है। जब भी हमसे कोई कहता है गोला खींचिए, तो हम क्या खींचते हैं, इस तरह का चित्र खींचते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये गोला होता है? बिल्कुल नहीं। इसी को कहते हैं व्रत। तो फिर गोला क्या होता है? देखो, गोला क्या होता है। गोला, एक्चुअली गोला जो होता है ना, वो एक फुटबॉल होती है। फुटबॉल कैसे होती है, गोला की कुछ खासियत बता रहा हूँ मैं। जो गोला होता है ना, गोला, गोला, गोला को इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर, SPHERE। गोला को इंग्लिश में कहते हैं स्पीयर। और गोला में क्या होता है, लंबाई होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई भी होती है उसमें, और गहराई भी होती है। अबे भाई, फुटबॉल की बात कर रहा हूं मैं, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और गहराई भी होती है। तीनों चीजें होती हैं ना। तो फिर गोला क्या होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई और गोल होता है, वो फुटबॉल की तरह। ठीक है, तो गोला समझ गए ना, गोला क्या होता है। ये जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई होती है, इसी को हम डायमेंशन कहते हैं, बिमा कहते हैं भाई। डायमेंशन, DIMENSION, डायमेंशन यानी बिमा। इन्हीं को कहते हैं बिमा, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। गहराई की जगह पे कभी कभी हम ऊंचाई भी यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, बिमा जो होती है ना, उसको हम शॉर्ट में डी भी लिख सकते हैं। तो गोला में कितनी बिमाएं हैं, 1, 2 और 3। मतलब गोला कितने बिमीय है, त्रिविमीय है, 3 बिमाएं हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं गोला 3D होता है। सही है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। लेकिन व्रत में ऐसा नहीं होता है। व्रत में सिर्फ लंबाई होती है। व्रत, व्रत को इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। व्रत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो लेकिन व्रत में क्या होता है, व्रत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई होती है, गहराई नहीं होती है। आप बताओ यार, बोर्ड पे मैंने खींच रखा है ये व्रत, इसमें लंबाई भी होगी। लंबाई मीन्स आप ऐसा ऐसा माप लो, लंबाई होगी। ये इसकी चौड़ाई हो गई, गहराई थोड़ी ना होगी। अरे ये अंदर थोड़ी ना घुसा हुआ है, सिर्फ एक बोर्ड में ही तो है। लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। कितनी विमाएं होंगी जरा बताना, 1 और 1 2, मतलब 2 विमाएं। इसलिए गोल, मेरा व्रत क्या होता है, 2 डायमेंशनल यानी 2D होता है। तो व्रत क्या होता है, 2D होता है। गोला कितने डी होता है, 3D होता है। बेसिक अंतर गोला और व्रत में यही है। ठीक है, तो आज के बाद आप लोग को कोई कहे गोला खींचो, तो कहना गोला नहीं खींच सकते। क्या खींच सकते हैं, व्रत खींच सकते हैं। ठीक है, तो सर्कल, चलिए सर्कल की ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। अब बात करते हैं डेफिनेशन पर, मतलब परिभाषा पर। सर्कल की परिभाषा क्या होती है, चलो सर्कल की परिभाषा, ये है ना इंपॉर्टेंट चीज, यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सर्कल की परिभाषा, तो परिभाषा लिखते हैं हम लोग। सर्कल की परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, सर्कल की परिभाषा, परिभाषा यानी डेफिनेशन। देखो भाई, मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। किसी किसी फिक्स पॉइंट से, किसी फिक्स पॉइंट, पॉइंट मीन्स बिंदु। ठीक है, किसी पॉइंट से, किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पर स्थित किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को सभी बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति, सभी बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति व्रत कहलाती है। सर आपने क्या लिख दिया, ये कुछ समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। ठीक है,
जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई फिक्स पॉइंट ये है, ये मेरा है फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी, चलो कोई फिक्स दूरी ले लेते हैं, मान लेते हैं फिक्स दूरी r बराबर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, r बराबर 2 सेंटीमीटर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ r बराबर 2 सेंटीमीटर। इस फिक्स पॉइंट से 2 सेंटीमीटर पर स्थित कौन कौन से बिंदु होंगे? चलिए 2 सेंटीमीटर पर स्थित मान लेते हैं ये वाला एक पॉइंट है P पॉइंट। क्या 2 सेंटीमीटर पर सिर्फ P पॉइंट होगा? ऐसा थोड़ी ना है, 2 सेंटीमीटर पर तो ये भी पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने क्यों बोला है, 2 सेंटीमीटर तो ये भी होगा, 2 सेंटीमीटर पे ये भी होगा, 2 सेंटीमीटर पे ये भी होगा, ऐसे 2-2 सेंटीमीटर पर इस फिक्स पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट होंगे, ठीक है। अब इन सारे पॉइंटों को मिला देंगे हम, इन सारे पॉइंटों को आप मिला दीजिए। ये उतना बढ़िया डायग्राम नहीं बना है, लेकिन आप शायद, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति वृत्त कहलाती है। इस वृत्त रियल में कैसा नजर आता है, वैसे इसमें बताने वाली बात नहीं है, सभी जानते होंगे। रियलिटी में वृत्त हमको ऐसा नजर आता है, और ये हमारा फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। देखो, इस फिक्स पॉइंट को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसे हम O से जनरली दिखाते हैं। ये हमारा होता है केंद्र, ओके। और ये जो बाउंड्री होती है ना, सर्कल की बाउंड्री जो होती है, उस बाउंड्री को हम परिधि कहते हैं। इस बाउंड्री को हम परिधि कहते हैं, ओके। तो हम सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं। टर्म का मतलब होता है कि केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, इन सब को बारे में हर मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और डिटेल में इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में सबको चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो केंद्र क्या होता है, उस फिक्स पॉइंट को हम केंद्र कहते हैं, ये जो बाउंड्री है इसको हम परिधि कहते हैं। और इसके बाद जो टर्म आता है ना, वो है मेरा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टर्म है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा लिख लीजिए आप, महत्वपूर्ण, या फिर ऐसा लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? देखो, सबसे पहला है केंद्र, सबसे पहला है केंद्र यानी सेंटर। वो केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। केंद्र क्या होता है, उस फिक्स पॉइंट को, जो हमारी डेफिनेशन में बात की गई है, ठीक है, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो आप जाना नहीं इसके बारे में, तो लिख लो, फिक्स पॉइंट को केंद्र कहते हैं। सेकंड नंबर पे बात आती है परिधि। देखो, परिधि के बारे में मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना परिधि क्या होती है। वृत्त की ये जो बाउंड्री है ना, इसी को हम परिधि कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है सेंटर के बाद आती है त्रिज्या, रेडियस। त्रिज्या मीन्स रेडियस, ये है ना बात, ये इंपॉर्टेंट बात है। पता क्यों? देखो, इसकी डेफिनेशन पहले सुनो। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से, ऐसे लिखो, देखो, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो यार, फिर तो हम समझा ही देंगे। डेफिनेशन लिख लो, क्या होते हैं कि केंद्र से परिधि के किसी भी, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। डेफिनेशन जरूर लिख लेना, समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है। परिभाषा जरूर लिख लेना, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस। और हाँ, इसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। त्रिज्या कहलाती है, सही है ना भाई। तो त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि का कोई सा बिंदु मान लेते हैं, केंद्र से परिधि का ये वाला बिंदु है, इसको मैंने P बोल दिया है। तो बताओ जरा, OP क्या हुई, OP त्रिज्या हुई, इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ये त्रिज्या वही फिक्स दूरी तो है। देखो, फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पर स्थित बिंदु, ऐसे बहुत सारे बिंदु थे, उनको मिलाने पर हमको क्या मिलता था,
वृत्त मिलता था। तो ये फिक्स दूरी है ना। यस, त्रिज्या क्या होती है? फिक्स होती है। मतलब त्रिज्या की लंबाई कितनी होती है? फिक्स होती है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये त्रिज्या है तो क्या ये भी त्रिज्या है? बिल्कुल त्रिज्या है। ये भी त्रिज्या है, बिल्कुल। और आप बता सकते हो क्या ये सभी त्रिज्याओं की लंबाई कैसी है? बराबर है। यानी त्रिज्याएं कितनी खींची जा सकती हैं? अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं एक वृत्त में। और सभी त्रिज्याओं की लंबाई कैसी होगी? समान होगी। यानी आप नोट करके ये बात लिख लेना, नोट करके लिख लेना कि वृत्त में या वृत्त की अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। ओके, अनंत त्रिज्याएं, वृत्त की अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। ओके, तो किसी वृत्त की कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं? अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं और सभी त्रिज्या की लंबाई बराबर हो गई। ठीक है, ओके। ओके, चलिए आप इतना लिख लो, तब तक हम मार्कर में इंक लगा देते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट चीज पे हम बात करेंगे जीवा, यानी कॉर्ड क्या होती है। चलो, कॉर्ड सबसे पहले लिखेंगे जीवा। किसी ने अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। जीवा, जीवा क्या होती है? जीवा को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। देखो भाई, जीवा की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद समझ लेंगे। देखो डेफिनेशन लिखते ही समझ आ जाएगा, क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं है जीवा में, कुछ भी नहीं है। देखना, जीवा क्या होती है? जीवा वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, जीवा कहलाती है। देखो, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। चलिए हम एक जीवा बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं परिधि पर एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया है। इस बिंदु का नाम मैंने ए रख दिया है, इस बिंदु का नाम मैंने बी रख दिया है। तो मुझे बताओ जरा, ए बी क्या हुई? ए बी वृत्त की जीवा हुई। अच्छा सर, लेकिन एक बात बताइए, क्या सिर्फ एक ही जीवा खींच सकते हैं क्या? ऐसा थोड़ी ना है। वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों को भी तो मिला सकते हैं क्या? इसका मैंने नाम रख दिया सी, इसका नाम मैंने रख दिया डी। तो सी डी को मिलाने वाली रेखा भी तो जीवा होगी। इसका मतलब अगर मैंने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, इन दोनों बिंदुओं को, इसका नाम मैंने रख दिया एम, इसका नाम मैंने रख दिया एम, तो एम और एन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा भी जीवा होगी। इसका मतलब एक सर्कल में या एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींच सकते हैं हम? अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। तो मुझे बताओ, इस चित्र में जो आपको ओ केंद्र का वृत्त दिख रहा है, इसमें ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए बी कॉमा सी डी कॉमा एम एन, ये सब क्या है? वृत्त की जीवाएं हैं। और एक बात जीवा की नोटिस करने वाली यह है कि जीवाएं बराबर लंबाई की हो सकती हैं, बराबर नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है ये दो जीवा बराबर हो, ये वाली दो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ये दो बराबर ना हो। ठीक है, तो वृत्त की जीवाएं बराबर हो भी सकती हैं, बराबर नहीं भी हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर ये शायद ये नंबर 3 था, अगर 3 था तो अगला है 4। चौथे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं वृत्त का व्यास। चौथे नंबर है मेरा व्यास। ये जो व्यास है ना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में, आप व्यास को इंग्लिश में कहते हैं हम डायमीटर, DIAMETER। और जो व्यास होता है ना, उसको हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। सही है। व्यास की परिभाषा क्या है? वृत्त की वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे, व्यास कहलाती है। डेफिनेशन लिख लो, चित्र में मैं समझा दूंगा। ठीक है, वह जीवा, या ऐसे लिखो, केंद्र से
केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? व्यास कहलाती है। केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। मतलब इसका अगर मैं चित्र बनाऊं तो कैसा बनेगा? ये रहा मेरा सर्कल, ये रहा हमारा सर्कल, ये रहा हमारा केंद्र, और एक जीवा मान लेते हैं ये है, और ये जो वृत्त के केंद्र से जा रही है जीवा, इसका नाम है AB, और ये मेरा वृत्त का केंद्र है O। तो इस केस में जीवा AB बन जाएगी व्यास, क्योंकि ये केंद्र से गुजर रही है। ठीक है, तो केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, इसीलिए AB जीवा क्या होगी? जीवा AB क्या होगी? व्यास होगी, यानी D होगी। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है व्यास और त्रिज्या में संबंध, ये जानना अच्छा है क्योंकि यही आगे काम आएगा। ठीक है, व्यास और त्रिज्या में संबंध। एक चीज़ नोटिस करना, आप लोग खुद ही बता सकते हैं संबंध। O से B की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यानी O से B क्या हुई? त्रिज्या। O से A क्या हुई? वो भी त्रिज्या हुई। और A से B क्या हुई? व्यास हुई। तो एक बात बताना जरा, मैं आप हेडिंग लिख लो पहले, त्रिज्या तथा व्यास में संबंध। ओके, त्रिज्या तथा व्यास में संबंध क्या है कि आपको पता है AB क्या है? मेरा व्यास है। AB क्या है? व्यास। और AB को हम AO प्लस OB लिख सकता हूं। AO को मैं क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, AB को क्या लिख सकता हूँ मैं? AO प्लस OB। और जो AB है ना, वो क्या है? मेरा व्यास है, यानी स्मॉल d है, इक्वल टू AO। AO मेरी त्रिज्या है, और त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। OB क्या है? OB भी त्रिज्या है, इसको भी हम किससे प्रदर्शित करते हैं? R से करते हैं। तो AO को मैं R लिख सकता हूँ, OB को भी मैं R लिख सकता हूँ। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। तो यहाँ से D बराबर 2R जो आया है, यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। मतलब डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार बना के लिख लेना। या इसकी जगह पे मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, इस 2 को नीचे ले जाऊँ तो R बराबर क्या हो जाएगा? D/2, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लेना ध्यान से। ओके, देखो जरा भाई, अभी मैंने एक बात नोटिस की कि अभी मैंने व्यास की परिभाषा पढ़ी। व्यास क्या होता है? व्यास मतलब केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। और आपको पता है जीवा AB ना इस पूरे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। कैसे? जरा देखो, अगर मैं एक जीवा ये खींचता हूँ, एक ये खींचता हूँ, ऐसे ही मैं एक जीवा ये खींचता हूँ, ऐसे एक जीवा ये खींचता हूँ, या फिर आप एक जीवा कैसे भी खींच लो, इस तरह की खींच लो। ठीक है, आप सभी जीवाओं में नोटिस करना, ये जो व्यास जो केंद्र से गुजरने वाली जीवा होगी वो सबसे बड़ी होगी। आप चेक कर लो, ये आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट लिख लेना ध्यान से कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है भाई? व्यास, कॉमा लगा लेना भाई। ठीक है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, तो आप ये बात नोटिस कर लेना। उसके बाद अगला पॉइंट देखो जरा, अगली पॉइंट पे बात करते हैं, उसका नाम है चाप। चाप आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ चाप क्या होता है। चाप, वृत्त का चाप, चाप इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्क। ओके, देखो वृत्त का एक टुकड़ा यानी वृत्त का एक खंड चाप कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा एक सर्कल है, ये सर्कल जिसका सेंटर O है। ठीक है, उसका ये पार्ट मैंने कट कर लिया है A से B, ये इस वृत्त का क्या है? चाप है। अब मैं इसका थोड़ा सा ढंग से चित्र बना देता हूँ। देखो, मान लेते हैं मेरे पास ये सर्कल ये क्या बन दिया, मान लेते हैं मेरे पास सर्कल है ये,
जिसका केंद्र ओ है, केंद्र ओ है, ठीक है। और मैंने उस सर्कल का इतना सा हिस्सा लिया, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी। तो इस सर्कल का ये जो ए बी वाला हिस्सा है वो एक चाप कहलाएगा, ठीक है। तो चाप की डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है यार, बेसिकली वृत्त का एक पीस होता है, वृत्त का एक टुकड़ा होता है। चाप क्या होता है, वृत्त का एक टुकड़ा होता है, वृत्त का एक टुकड़ा होता है। तो चाप कुछ नहीं होता है, वृत्त का एक टुकड़ा होता है। लेकिन सुनो, तो वृत्त का एक टुकड़ा अगर निकालोगे ना तो वो वृत्त दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। कैसे, अगर आपने एक टुकड़ा निकाल लिया तो वृत्त का एक टुकड़ा ये भी तो बचेगा। इसीलिए चाप दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसे, आप लिख लेना, चाप दो प्रकार के होते हैं। चाप दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 लघु चाप, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइनर आर्क। और एक होता है सेकंड नंबर पे दीर्घ चाप। क्या होता है भाई, दीर्घ चाप, इसको कहते हैं मेजर आर्क, मेजर आर्क। तो यहाँ पर जो चाप ए बी है ना वो क्या है, छोटा वाला चाप है, यानी लघु चाप है। तो चाप को अगर मुझे लिखना है, हिंदी तो नहीं लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे हम चाप ए बी। कैसे लिखते हैं, ए बी के ऊपर इस तरीके से हम एक छतरी टाइप की बना देते हैं, छाता टाइप का, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, चाप ए बी। मैं लिख दे रहा हूँ, इसे क्या पढ़ते हैं, चाप ए बी, ओके। तो मुझे बताओ चाप ए बी कैसा है, यानी कि चाप ए बी कैसा है हमारा, लघु चाप। और भाई साहब एक बात सुनो, चाप ए बी को अगर आपने लघु चाप बोला तो चाप बी ए को आपको दीर्घ चाप बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर ए बी ही मेरा दीर्घ चाप होगा, नहीं, ए से बी को आपने अगर लघु बोला है तो बी से ए को आपको दीर्घ बोलना पड़ेगा। यानी चाप बी ए, चाप बी ए क्या होने वाला है हमारा, दीर्घ चाप। ऑलराइट भाई, ठीक है। तो आई होप आप चाप को समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक बात यहीं से देख लो, अगर कोई चाप है, ठीक है, तो चाप केंद्र पर कोण कैसे बनाता है। चाप के दो सिरे पकड़ो आप और केंद्र से मिला दो इस तरह से। तो इस चाप लघु चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण ये वाला होगा, ये कोण। अगर आप इसको चाहें तो थीटा बोल दो। चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, थीटा। ऐसे ही दीर्घ चाप बी द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, ये वाला, ये कोण बाहर वाला, इसको आप अल्फा बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर कैसे कोण बनता है, इस प्रकार से बनता है, ठीक है। लास्ट एक और टर्म बचा है जिसे हम कहते हैं खंड, ठीक है। चाहो तो आप यहीं पे लिख लेना, उसको मैं कहता हूँ खंड। क्या कहता हूँ भाई, खंड के बारे में। खंड यानी सेक्टर, यह भी अच्छी चीज है। ये क्या होता है, एक सर्कल होगा और उसमें हम एक जीवा खींचेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, एक मिनट मैं चेक कर लूँ। ओके, दिख रहा है। चलिए मान लेते हैं सर्कल है जिसका केंद्र ये है, ठीक है, और एक मैंने जीवा खींच दी है, ये इस जीवा का नाम रख दिया मैंने ए बी, ओके। तो आप ध्यान से देखो जरा, इस जीवा ने इस सर्कल को दो हिस्सों में तोड़ दिया है। हिस्से कौन कौन से हैं, एक ये वाला हिस्सा है और एक ये बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इसीलिए खंड क्या होता है, किसी जीवा, कोई एक जीवा होती है वो वृत्त को दो खंडों में विभाजित करती है। भाई सुनो, एक खंड कौन सा होगा, छोटा वाला, एक खंड कौन सा होगा, बड़ा वाला। तो इसीलिए खंड क्या होते हैं, कोई जीवा वृत्त को दो खंडों में, दो टुकड़ों में तोड़ देती है, ठीक है। तो एक टुकड़ा उसका लघु खंड कहलाता है, एक टुकड़ा दीर्घ खंड कहलाता है। लघु खंड और दीर्घ खंड, ओके। लेकिन व्यास क्या करता है, इसी केस में अगर मैंने व्यास ले लिया होता, इसका चित्र आप चित्र यहीं पे देख लो, अगर मैंने व्यास ले लिया होता, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया होता सी डी। तो व्यास वृत्त को दो खंडों में, दो बराबर खंडों में विभाजित करता। और क्या ये दोनों खंड बराबर होते, बिल्कुल बराबर होते। और
इन्हीं दोनों खंडों को मैं अर्धवृत्त कहते यानी सेमी सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हमारा इतना ही होता है, इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। और बाकी जो अगला वीडियो आने वाला है वो एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन होगा। मीन्स हम लोग प्रमेय सिद्ध करेंगे, हर एक प्रमेय को हम प्रूफ के साथ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया, ठीक है। प्रमेय सिद्ध करके पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग उसके बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, यकीन मानिए बहुत सिंपल लगेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं।